कुछ स्टॉक्स शेयर मार्केट में बड़ी धूम मचा रहे हैं। पहला स्टॉक है, मतलब जो ट्रेंडिंग स्टॉक है उनके ऊपर हम बात करेंगे। पहला स्टॉक है मेरा सीजी पावर। सीजी पावर फ्राइडे को भी अच्छा परफॉर्म कर रहा था क्योंकि इन्होंने मेड इन इंडिया चिप बनाने की घोषणा की। गुजरात में ओसैट फैसिलिटी लगाने की बात कही है। ओसैट मतलब आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग। 5 साल में कंपनी ने कहा है कि 7,600 करोड़ का निवेश किया जाएगा। फ्राइडे को भी अच्छा था, और अगर अभी की बात करूं तो आज भी ये स्टॉक जो है 4% से ज़्यादा तेजी दे चुका है। आपका इस पर क्या टेक है? आपको कैसा लग रहा है? इसमें कितना पोटेंशियल दिख रहा है? और अगर मैं जानना चाहूँ कि 1 साल की टाइम पीरियड में ये कहाँ देख पाएंगे आप इसको? देखो, टाइम बिंग जो जिस तरीके से आज स्टॉक ने अपमूव दिया है वो तो आपने रीजन बता दिया, बट मैं इमीडिएटली ये अपमूव को कहीं बाय एडवाइस नहीं दे पाऊंगा, बिकॉज वैल्यूएशन वाइज अभी भी मुझे कंसर्न्स लग रहे हैं। पी हो या प्राइस टू बुक वैल्यूएशन हो, बहुत एक्सपेंसिव स्टॉक है। ऑब्वियसली कोई भी कंपनी जब ये सेमीकंडक्टर हो या ग्रीन एनर्जी हो, इसके ऊपर कोई अगर प्लान बताता है कि 2 साल 5 साल में जो मैं इन्वेस्ट करूंगा इससे ये सब चीजें होने वाली है, स्टॉक में इमीडिएट रिएक्शन आता है। बट अगेन मैं वेट करता हूँ ये प्रॉफिट बुकिंग होने के लिए। बेस्ट लेवल लेने के लिए अगर स्टॉक को लेना है किसी को, तो मुझे लगता है कि 680 और 700 के आसपास, अगर ये लेवल तक अगर स्टॉक आता है तो वहां पे अक्यूमुलेशन करना चाहिए। अगेन कंपनी ने बताया कि अगले 5 साल में मैं ये सब चीज करने वाला हूँ, तो इन्वेस्टर का व्यू भी 5 साल होना चाहिए, ना कि 5 दिन या 5 महीने का। ओके, अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है तब तो इसमें पोटेंशियल दिख सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में और अभी फिलहाल के लिए वो जो प्रशांत हैं वो फ्रेश एंट्री की सलाह नहीं दे रही, और एंट्री करनी भी है तो आपको 680 का वेट करना है। एक और स्टॉक है रिलायंस। हम सभी को इस पर भरोसा है, कंपनी के बारे में कोई दो राय नहीं है, लाइक नो ब्रेनर स्टॉक है। फ्राइडे को इसकी 48th एजीएम मीटिंग हुई थी। कंपनी ने जियो आईपीओ, जिसका बड़ा सब इंतजार कर रहे थे, उसकी घोषणा की। एआई कंपनी का भी ऐलान किया। मार्केट एनालिस्ट जो हैं ये बुलिश हैं इसको लेकर के, कहा जा रहा है। मतलब बहुत सारे लोगों से बात की गई तो पता चला कि कंपनी में 27% तक की तेजी इसके शेयर्स में देखी जा सकती है। लेकिन सुबह के ट्रेड में हमने देखा बीएसई पर ये स्टॉक जो था उसमें बिकवाली दिख रही थी। ये क्या चक्कर है? और आप रिलायंस की जो एजीएम हुई है उसके बिहाफ पर उसको रेफर करते हुए किस तरह की पोटेंशियल देख रहे हैं कंपनी में? तो और लास्ट एक एक और चीज़ सॉरी मैं पूछना चाहूँगी कि कंपनी के कई सारे स्टॉक्स हैं, सिर्फ रिलायंस लिमिटेड नहीं है। अगर आपको बेट करना हो तो आप फ्रेश एंट्री के लिए कौन सा स्टॉक प्रेफर करेंगे? देखो, रिलायंस में पूरी मार्केट बहुत पॉजिटिव है, बट मैं लास्ट 3-4 साल से इसमें नेगेटिव इसलिए हूँ। एक तो मैं हिस्टोरिकली देखा हूँ, लास्ट 5 साल से अगर प्राइस के एक्शन में देखूंगा तो ये सिर्फ 5-6% ही रिटर्न दिया हुआ है। लास्ट 3 साल पे ये सिर्फ 5% रिटर्न दिया हुआ है, और लास्ट 1 साल में ये ऑलमोस्ट 10% नेगेटिव है। डिस्पाइट जो भी उन्होंने अनाउंसमेंट किए हैं वो बहुत लॉन्ग टर्म व्यू है। न्यू एज बिजनेस में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एआई में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट जो एआई में हो, न्यू बिजनेस में से, वो थोड़ा सा लॉन्ग पेंडिंग होता है। तो इमीडिएट एक्शन में कोई बड़ा मुझे ट्रिगर स्टॉक में दिख नहीं रहा है। आपने जो बताया कि जियो का जो आईपीओ आने वाला है, उसके ऊपर भी उन्होंने बोला कि ये फाइनेंशियल ईयर में हम लोग या अगले फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट हाफ में लेके आ जाएंगे, बट अगेन वो एक डीमर्जर रहेगा या कुछ रेशियो से लेके आएंगे, इन्वेस्टर्स को कुछ बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा, ये क्लैरिटी क्लियर नहीं था। होप्स बहुत हाई थे, जो डे ओपनिंग में पॉजिटिव था, डे एंड में वो नेगेटिव इसलिए हुआ क्योंकि हमेशा देखते हैं मुकेश अंबानी के एजीएम के दिन मार्केट्स बहुत होप रखता है कि कोई बोनस आ जाए, कोई कोई नया इन्वेस्टर्स के लिए रिवॉर्ड करने के लिए कुछ अनाउंसमेंट आ जाए, जो पूरा मिसिंग था। तो वही सबसे नेगेटिव है। टाइमिंग शॉर्ट टर्म के लिए मुझे अभी भी लगता है प्रेशर रहेगा, डिस्पाइट नोइंग ऑल द नेगेटिविटीज। जो उन्होंने जो नए बिजनेसेस में इन्वेस्ट करने वाले हैं, वो इन्वेस्टमेंट होएगा 3-5 साल 10 साल के व्यू के हिसाब से। इन्वेस्टर अगर डाल नेक्स्ट 10 ईयर्स को अगर डालना है तो इस डाल सकते हैं, बट डिसेंट रिटर्न जितना सेंसेक्स दे सकता है 12-15-20%, वही एक रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले 10 साल के लिए। ओके, रिलायंस को भले ही मार्केट में हैवी वेट कंसिडर किया जाता है, लेकिन प्रशांत जी को इतना रिटर्न के लिहाज से बढ़िया नहीं लग रहा, क्योंकि शेयर मार्केट, मुझे लगता है प्रशांत जी का मानना है कि शेयर मार्केट भी अगर 10% का रिटर्न देगा तब तो बात नहीं बनेगी, थोड़े ज़्यादा रिटर्न चाहिए। और रिलायंस के साथ में ये है कि आपको लॉन्ग टर्म में भी वो उसी तरह के डिसेंट एक रिटर्न्स देगा। बाकी अगर आप इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं तो प्लीज़ अपने फिनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर से सलाह लें, क्योंकि हम प्रशांत का भी डिस्क्लेमर चला रहे हैं और साथ ही साथ गुड रिटर्न्स तो कहता है कि हम शो बना रहे हैं सिर्फ और सिर्फ जानकारी के लिए, इन्वेस्टमेंट करने की सलाह हम नहीं देते। उसके लिए आप प्लीज़ अपने फिनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि हमारा इरादा किसी के भी पेट पर लात मारने का बिल्कुल नहीं है। उनको ज़रूर आप हायर करें, उनसे बात करें। एक ओला इलेक्ट्रिक, वैसे भी ये महीना ऐसा है कि जब अगस्त की शुरुआत अगस्त के जो सेल्स वाले आंकड़े हैं वो आएंगे तो ऑटो स्टॉक्स पर इसका असर दिखेगा ही दिखेगा। लेकिन ओला स्टॉक में आज 14% से ज़्यादा की तेज़ी देखी गई है।
61 रुपये 91 पैसे पर ये स्टॉक फिलहाल के लिए अभी ट्रेड कर रहा है। ओला इलेक्ट्रिक को लेकर के आपका व्यू मैं जानना चाहूंगी। पूरा मार्केट में मैंने देखा है सबको ओला के पीछे ही पड़े हैं, बट एक चीज है जो स्लोली पॉजिटिव हो चुका है, वो तो एथर एनर्जी। आज की तारीख में एथर एनर्जी ऑल टाइम हाई टच हुआ है। एथर ओला जो ऑल टाइम लो 40 के आसपास होने के बाद ही 50% रिटर्न दिया हुआ है। तो मैं बोलता हूँ फंडामेंटली अगर स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट वेज से किसी को इन्वेस्ट करना है तो अभी भी मैं बोल रहा हूँ एथर वुड बी ए बेटर प्रोडक्ट। ओला अगेन हाई रिस्क हाई रिटर्न कैटेगरी स्टॉक में आ जाता है। जिस तरीके से रिसेंटली उन्होंने एक अनाउंसमेंट दिया था, पीएलआई स्कीम में उनको सर्टिफिकेशन मिला हुआ है, कोई नए प्रोडक्ट के लिए जो 2032 तक उनको पीएलआई में एडवांटेज मिलता है। सेकंड अगेन उनके जो कॉस्ट एफिशिएंसी है वो बेटर हो सकते हैं जब भी उसका जो बैटरी यूनिट ऑपरेशन हो जाएगा और ये कंपनी में उनके प्रोडक्ट्स में बैटरी यूटिलाइज करने के तो 15-20% के आसपास उनका कॉस्टिंग बैठ जाता है। बट एथर में सेल्स बहुत स्ट्रांग है, मंथ ऑन मंथ उनके मार्केट शेयर बढ़ रहे हैं, प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत अच्छा है और उनका जो प्रेजेंस है साउथ इंडिया से अभी पैन इंडिया बनने चालू हो चुका है। तो मुझे लगता है फंडामेंटल किसी को इन्वेस्ट करना है एथर वुड बी ए प्रोडक्ट। अगर कोई रिस्क लेके इन्वेस्टमेंट करना है ओला वुड बी ए प्रोडक्ट। ओके, तो अगर आप ओला में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तब तो कोई आपको सलाह नहीं दी जा सकती, लेकिन अगर आप ऑटो स्टॉक्स में से ढूंढ रहे हैं तो एथर एनर्जी, वैसे ये हमारी हिट लिस्ट में था, लेकिन एक अच्छे एक्सपर्ट की तरह आपने पहले ही मेरा माइंड पढ़ लिया और एथर के बारे में अपनी राय दे दी, क्योंकि आज एथर एनर्जी में अच्छी खासी तेज़ी देखी जा रही थी और ऑटो स्टॉक ही फिलहाल बहुत बढ़िया कर रहे थे। तो अगर इन्वेस्टमेंट के लिहाज से देखना है तो एथर एनर्जी शुड बी द चॉइस। और बाकी ओला स्टॉक में बहुत सारे लोग इन्वेस्टेड हैं, अक्सर करके ट्रेंड में रहता है, लेकिन स्टॉक से दूरी बनाने की सलाह है, उतना अच्छा नहीं करेगा। टोरेंट पावर स्टॉक्स भी आज काफ़ी करके चर्चा में थे। टोरेंट पावर में 3.5% तक का उछाल आया। कंपनी ने एमपी में 1600 मेगावाट का अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल प्रोजेक्ट लगाने का ऐलान किया है। 22,000 करोड़ का ऑर्डर मिला है कंपनी को और ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट होने के बाद कंपनी को हर साल लगभग 6,500 करोड़ की रेवेन्यू होगी। टोरेंट पावर भी था, साथ ही साथ अडानी पावर में भी तेज़ी देखी गई है। पावर स्टॉक्स को लेकर के पहले मैं आपका व्यू जानना चाहूँगी, फिर इन दोनों स्टॉक्स को, टोरेंट पावर पर अपनी राय बताएं कि इसको लेकर के क्या रणनीति होनी चाहिए, कितने टाइम में इसमें मुनाफा मिलेगा, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उन्हें क्या करना चाहिए, एंड अडानी पावर पर भी सेम। देखो ओवरऑल सेक्टर पे तो मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। पावर एज ए सेक्टर मुझे लगता है कि 2-3 साल के हिसाब से बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आएगा। अभी भी हम लोग बहुत डिफिसिट में चल रहे हैं, स्टेट वाइज भी डिफिसिट चल रहा है और कंट्री वाइज भी डिफिसिट चल रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक अगेन अगर अभी टोरेंट फार्मा की बात करेंगे तो जो न्यूज़ है उसके हिसाब से वो पॉजिटिव हो चुका है, बट अभी भी वैल्यूएशन कंसर्न के हिसाब से अभी भी मुझे कुछ कंफर्टेबल नहीं लग रहा हूँ। वैल्यूएशन के हिसाब से अगर किसी को लेना है तो अदानी पावर, जो आपने राइटली पॉइंट बताया कि एक अच्छा खासा वैल्यूएशन में एक स्टॉक मिल रहा है, यहाँ से अपसाइड मुझे लग रहा है कि 15-20% अदानी पावर में होना चाहिए। टोरेंट पावर में अभी भी टाइम लगेगा, थोड़ा वैल्यूएशन करेक्शन आना चाहिए। आज जो स्टॉक गया है वो न्यूज बेस्ड है, शायद वो प्रॉफिट बुकिंग के हिसाब से वो फिर से स्टॉक नीचे आ सकता है। किसी को अगर अच्छे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज देखना है तो अदानी पावर वुड बी ए गुड स्टॉक। किसी को अगर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देखना है तो मुझे लगता है टाटा पावर कैन आल्सो बी अल्टरनेट स्टॉक फॉर टोरेंट पावर। टोरेंट पावर और टाटा पावर दोनों इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स रहेंगे फॉर लॉन्ग टर्म। अगर ट्रेडिंग के हिसाब से देखना है तो अदानी पावर लुक्स वेरी गुड। ओके, अगर ट्रेडिंग के हिसाब से देखना है तो अदानी पावर, अदरवाइज अगर आप इन्वेस्टमेंट माइंडसेट से चल रहे हैं, इन्वेस्टर माइंडसेट से चल रहे हैं, तो टोरेंट पावर और टाटा पावर वो शेयर्स हैं जिनमें आप एंट्री कर सकते हैं, जिनमें आपको इन्वेस्टमेंट करने की सलाह दे सकते, मतलब आप उसमें सोच सकते हैं। अच्छा, टाटा पावर ना, मैंने इसको 100 रुपये 120 रुपये के लेवल से भी देखा और अभी ये काफ़ी बढ़ चुका है। तो अगर इसमें अभी एंट्री करनी हो, फ्रेश एंट्री किस लेवल पर करनी चाहिए, लाइक? अगेन दो व्यू है, ट्रेडर हो तो थोड़ा वेट करना चाहिए, इन्वेस्टर हो तो एवरी डिप पे ऐड करना चाहिए। लेवल्स बेस्ट लेवल रहेंगे 360 350 के रेंज में, बट वो आएगा नहीं आएगा बोलना मुश्किल है बिकॉज फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, ग्रुप बहुत स्ट्रॉन्ग है। बट अगर 1000 शेयर लेना है तो 200-300 शेयर ये भाव पे ले लेना चाहिए। हर डिप पे थोड़ा 100 शेयर ऐड कर देना चाहिए बिकॉज इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज लाइक SIP। आपको हर डिप पे ऐड कर देना चाहिए बिकॉज योर व्यू इज लाइक 4 to 5 years। तो भाव नीचे के चक्कर में कभी कभी ना स्टॉक मिस हो जाता है। ओके, तो भाव नीचे आने का वेट ना करें, ऐसा ना हो कि अपॉर्चुनिटी चली जाए। वैसे अगर ट्रेडर माइंडसेट से देख रहे हैं तो 360 to 350 का लेवल है जिस पर आपको खरीदारी करनी चाहिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए हर डिप पर आप इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। एक और बंधन बैंक है, इसको लेकर के खबर आई कि आरबीआई ने इस पर 44 लाख रुपए से ज़्यादा की पेनाल्टी लगाई है। स्टैचुटरी एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस पूरी नहीं कर रही थी कंपनी। कुछ एम्प्लॉयज़ को कमीशन के रूप में पे किया जा रहा था। इसको शो कॉज नोटिस भी दिया गया है कि भाई कारण बताएं कि क्यों ऐसा हुआ।
इस खबर के आने के बाद शेयर जो था काफ़ी लो गया और अभी फ़िलहाल ये अपने 200 मूविंग एवरेज से 200 दिनों के मूविंग एवरेज से नीचे चल रहा है। इस शेयर को लेकर के आपकी राय? बंधन बैंक में काफ़ी पोटेंशियल देखा है पास्ट में हमने। जब भी बैंकों में ऐसे कोई नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, आरबीआई के कमेंट्स आते हैं या कुछ फ्रॉड ऐसे कुछ चीज़ों पे अगर हाइलाइट्स आते हैं तो वो बैंक को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि टेक्निकल में अगर 200 डीएमए के नीचे भी ट्रेड कर रहा है तो अभी भी सेलिंग प्रेशर रहेगा। फ्रेश एंट्री करना है तो स्टॉक को फिर से ये 200 डे के ऊपर अगर ट्रेड करने लगे, बाकी ये सब जो नेगेटिविटीज क्लियर होने के बाद तभी पॉजिटिविटी आएगी। टाइम बिंग तो उसको अवॉइड ही करना चाहिए। मेरे लिए स्टॉक शायद 140 145 तक लग रहा है शॉर्ट टर्म में। ओके, बंधन बैंक को फ़िलहाल अवॉइड करना चाहिए क्योंकि स्टॉक जो है नीचे ट्रेड कर रहा है। जब ये 200 डेज़ का मूविंग एवरेज तोड़ेगा, उसके ऊपर ब्रेकआउट मिलेगा, उसके बाद में आप इसको चाहें तो कंसिडर कर सकते हैं।